तो बच्चों आज हम स्टार्ट करें अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा होता क्या है। व्हाट इज डेटा? तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। मतलब हम क्या करेंगे कि नंबर्स को कलेक्ट करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये किस टाइप का कलेक्शन हो सकता है? इट कुड बी द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। जैसे हमारे क्लास में कोई भी टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग बच्चों के क्या आते हैं, अलग अलग मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, बच्चों का वेट जो है डिफरेंट डिफरेंट का अलग अलग होगा। ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, सबकी हाइट भी अलग अलग होंगी। ठीक है, और या हम कोई मैच खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक प्लेयर या सारे प्लेयर कितने कितने रन बनाते हैं, उसके नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उन नंबर्स की हेल्प से हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, डेटा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारी क्लास में कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, जो कि कितने का था, 10 मार्क्स का था। ठीक है, और उसमें से बच्चों के 6 आया, किसी के 8 नंबर आए, किसी के 9 आए, किसी के 5 आए, किसी के 8 आए। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ बच्चों के नंबर्स को नोट कर लिया। ठीक है, तो ये नंबर जो हमने कलेक्ट किए हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, डेटा। ठीक है, अब देखिए, अब इस चैप्टर का दूसरा वर्ड क्या है, हैंडलिंग। ठीक है, तो व्हाट इज डेटा हैंडलिंग? अब हमारा डेटा हमें पता चल गया क्या होता है। अब उसको क्या करना है, हैंडल करना है। ठीक है, हैंडल करना क्या होता है कि डेटा हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, डेटा हैंडलिंग क्या है कि हम इस कलेक्ट किए हुए डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल था तो हमें नहीं पता है कि ये किसके मार्क्स थे, ये किसके मार्क्स थे, लेकिन अगर हम इसको एक ऑर्गेनाइज वे में, ऑर्गेनाइज वे का मतलब क्या है, अगर हम इसको जैसे इस तरीके से लिख दें कि सब बच्चों के नाम एक जगह लिख दें, किसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, और आउट ऑफ कितने में से किए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज वे है नंबर को बताने का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे में क्या, प्रेजेंट करना। ठीक है, तो हमें पता है कि ये क्या है, डेटा। ठीक है, और उसको एक ऑर्गेनाइज वे में राइट करना, वो क्या होता है, हैंडल। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो बच्चों डेटा हैंडलिंग है क्या कि पहले हम कुछ नंबर्स को कलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको एक ऑर्गेनाइज वे में क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेबल की फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, प्रेजेंट कर देंगे, जिससे कि कोई दूसरा इंसान अगर उसको देखे तो वो क्या कर ले, उसको आसानी से, वो इजीली उसको क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज वे में लिखने का मतलब ही यही होता है कि कोई दूसरा इंसान उसको इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो यही होता है डेटा हैंडलिंग। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, कि हम डेटा को किस किस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म और दूसरा है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ के दो टाइप्स हैं, एक सिंगल बार ग्राफ है और एक डबल बार ग्राफ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, टेबल में लिखना। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हमने वहाँ पर बच्चों के मार्क्स को एक टेबल फॉर्म में लिखा था, तो उसी टेबल फॉर्म को क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्लास में एक टेस्ट हुआ जिसमें कि बच्चों के आउट ऑफ 10 में से ये सारे नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से इस टेबल में फिल करेंगे, ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम इस कॉलम के ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम मार्क्स लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है नंबर्स को। ठीक है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई नंबर, ठीक है, इनमें से कोई नंबर कितने टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स, जैसे इसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 1। ठीक है, अब ये 1 वाला पूरे इसमें देखते हैं कि 1 और कहीं पे है, नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे इस बच्चे ने 1 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, अब 2 वाला देखते हैं, तो 2 मार्क्स एक इस बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं और एक इस बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 और यहाँ पर भी लिख देंगे 2। दो बच्चों ने 2 मार्क्स क्या किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। अब 3 मार्क्स देखते हैं, यहाँ पर कितना है 1 और तो 3 मार्क्स केवल एक बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं। तो 3 कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं, केवल एक बच्चे ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 4, एक बच्चे ने, दूसरे ने और तीसरे बच्चे ने। तो 3 बच्चों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 4 मार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं 5 मार्क्स, 5 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है। तो 5 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं, 5 बच्चों ने, ठीक है। अब देखते हैं 6 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं, 6 1 2 3 और 4। तो 6 नंबर कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं, 4 बच्चों ने, ठीक है। अब 7 देखते हैं, 1 2, 7 नंबर आए हैं कितने बच्चों के, 2 बच्चों के। ऐसे ही हम देखते हैं 8 नंबर कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं, 1, केवल 8 नंबर, ठीक है, केवल एक बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। और फिर आता है 9, ठीक है, 9 भी एक ही बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। अब देखो ये मार्क्स हैं कि एक नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो एक नंबर केवल एक ही बच्चे का आया था, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है। 2 नंबर 2 बच्चों के आए थे, एक इसका आया था और एक इसका आया था, तो 2 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए, एक इसने किया और एक इसने किया, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों बस हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये मार्क्स, कि ये 2 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं, तो ये 2 बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। ये 8 मार्क्स हैं, इस पूरे में हम देख रहे हैं कि 8 मार्क्स जो है केवल एक बच्चा लेके आया है, तो 8 मार्क्स एक बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं। 9 मार्क्स भी केवल एक ही बच्चा लाया है, तो एक बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं। लेकिन 7 मार्क्स एक, ठीक है, 2, ठीक है, 2 बच्चे 7 मार्क्स लेके आए हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। 6 मार्क्स हैं, वो कितने बच्चे लेके आए हैं, 1 2 3 4, तो 6 मार्क्स कितने बच्चे लेके आए हैं, 4 बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या लिख लेंगे, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए कि हम फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है, तो हम 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अगर 2 है तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। फिर 1 है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 3 है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3, ठीक है। लेकिन 5 है तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 के लिए हम एक डायगोनल लगा देंगे, ठीक है, डायगोनल। अब जैसे 4 है तो 1 2 3 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से 2 है तो इस तरीके से, ठीक है। ये 1 है तो फिर इस तरीके से, ये 1 है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम टैली मार्क्स में 5 को डिनोट करेंगे तो 4 ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर 5 के लिए हम एक इंक्लाइंड बार लगा देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर 6 होता, ठीक है, यहाँ पर 5 की जगह 6 होता, तो 1 2 3 4 और 5 ये, और 6 के लिए हम एक और कॉलम लगा देते, ठीक है। इस तरीके से एक और बार लगा देते, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एंट्री इज अकरिंग डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एंट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, अकरिंग, जब एक पर्टिकुलर एंट्री का मतलब क्या है, जैसे ये 6 है यहाँ पर, ठीक है, तो 6 कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 6 नंबर कितने बच्चों को मिले हैं, 4 बच्चों को, एक बच्चे को 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 6 अपने आप को कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 4 टाइम्स, इसीलिए हमने यहाँ पर 6 के सामने क्या लिख दिया, 4 टाइम्स, ठीक है। जब कोई नंबर अपने आप को एक से ज़्यादा बार रिपीट करे, ठीक है, तो वो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जैसे 5 था तो वो कितने टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहा था, 5 टाइम्स, ठीक है। जैसे 1
2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 5 अपने आप को 5 बार रिपीट कर रहा था, तो 5 उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टैली मार्क्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और मार्क्स हमने बताई दिए कि कैसे कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन, रेंज, मीडियन और मोड। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीन क्या होता है, अब इसका सबसे पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि मेरे यूनिट टेस्ट में पहले 8 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, फिर 9 आए, फिर 8 आए, फिर 6 आए, ठीक है। ये मेरे 4 यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, ठीक है। तो हमें अगर इसका मीन निकालना है, ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, मीन, या फिर इसको बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन सारे ऑब्जर्वेशंस, इनको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 1 2 3 और 4। तो मैं इनको क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, 8 + 9 + 8 + 6, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल कितना आया, 8 + 8 16, 6 26 9 31, 31 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 जा 28, रिमेनिंग कितना बचा, 3, ठीक है। फिर 4 7 जा 28, रिमेनिंग बचा 2, और 4 5 जा 20। तो हमारा मीन कितना आया, 7.75, ठीक है। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे मार्क्स आए 6 7 5 4 8, ठीक है। अब हम इन नंबर्स को फिर से क्या कर लेंगे, इन सब का सम कर लेंगे, ठीक है। सम कैसे करेंगे, 6 + 7 + 5 + 4 + 8, ठीक है। इन सब का सम कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 और 5 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 5 17, 17 और 7 24 और 6 30, डिवाइडेड बाय 5, तो 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये 6 हमारा क्या आ गया, मीन, ठीक है। तो मीन निकालने का तरीका या इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन की हैं उन सभी का सम कर लेंगे, और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, उससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे कि 6 7 5 4 8 ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड थे, ठीक है। हमने इनको क्या कर लिया, सम कर लिया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से कितना आ गया, 6। तो हमारा अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, 6, और यहाँ पर क्या हो गया, 7.75, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द सेट। अब मैं जैसे कि बता चुका हूँ सेट क्या होता है, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि 6 हमने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए थे, 6 7 5 4 8, ठीक है। तो ये अब रेंज को निकालने का तरीका क्या होता है, रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है। या फिर हाईएस्ट नंबर में से हम जब लोवेस्ट नंबर को डिफरेंस कर लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, रेंज। तो देखिए इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 8, ठीक है, और लोवेस्ट कौन सा है, 4। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। तो इस सेट की, इसको हम क्या बोलेंगे, सेट, ठीक है। तो इस सेट का जो रेंज है वो कितनी है, 4, और वो हमने कैसे निकाली कि इस सेट में जो हाईएस्ट नंबर क्या है ये, और लोवेस्ट नंबर क्या है ये, इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा हम उसको क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड, ठीक है। तो मोड हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर इन द सेट विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन, ठीक है। हमारे सेट का एक ऐसा नंबर जो कि बार बार खुद को रिपीट कर रहा हो उसको ही हम मोड बोलेंगे, ठीक है। अब मोड क्या होता है, जैसे
जैसे हमारे पास एक नंबर ऑफ सेट है 2 3 4 6 9 4 8 9 2 6 4 6। तो हमने एक सेट ऑफ नंबर्स लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि इन नंबर्स में से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को ज़्यादा बार रिपीट कर रहा हो इन सब नंबर्स में से, ठीक है। तो देखिए 6 क्या है, 6 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है और 4 टाइम है, ठीक है। 6 नंबर कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 4 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर 2 देखिए, 2 केवल 2 टाइम्स आ रहा है, 3 केवल एक टाइम आ रहा है, 4 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है, और 9 क्या है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो मोड क्या है, वो नंबर जो कि अपने आप को सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, वो है 6, ठीक है। तो हम सीधे सीधे डायरेक्टली लिख देंगे कि मोड क्या है, 6, क्योंकि ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये सबसे इजी है इसमें से, ठीक है। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन, ठीक है। अब मीडियन मीन्स होता है मिडिल वैल्यू ऑफ द सेट, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक कुछ सेट के नंबर्स को लिख लेते हैं, जैसे 9 8 5 6 और 3, ठीक है। हमने कुछ नंबर्स को लिख लिया। अब हमें इसमें से सबसे पहले क्या करना है, इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, जैसे 3 5 6 8 और 9, ठीक है। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू, ठीक है। तो मिडिल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये क्या है, इन नंबर्स की मिडिल वैल्यू है। मिडिल का मतलब इसके लेफ्ट में 2 हैं और राइट में 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, मीडियन भी होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं बार ग्राफ, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम डेटा को किस तरीके से बार ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे सब्जेक्ट हैं, किसी बच्चे के 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, और उसके यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ 10 कितने नंबर्स आए हैं, 6 7 8 और 9, ठीक है। अब हम इन नंबर्स को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने एक्स एक्सिस पे किसको रखा है, सब्जेक्ट्स को, और वाई एक्सिस पे किसको रखा है, मार्क्स को, ठीक है। तो इस बच्चे ने हिंदी में 6 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मार्क्स हैं 1 to 10, ठीक है, और ये सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, ठीक है। तो इसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 6। तो हम यहाँ पर 6 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से एक ऊपर की तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस बच्चे के हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, 6, ठीक है। अब इस बच्चे के इंग्लिश में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इसने, 7, ठीक है। तो ये 7 का कॉलम है। फिर यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर की तरफ ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पर ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से हम एक सेकंड बार बना देते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके हिंदी के मार्क्स को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके इंग्लिश के मार्क्स को, ठीक है। अब है इसके साइंस के मार्क्स कितने हैं, 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या कीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ पर इसका ये साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके कौन से मार्क्स हो गए, साइंस के, ठीक है। ये कितने हैं, 8, ठीक है। अब इसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 9, ठीक है। और मैथ्स का यहाँ से बनेगा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 मार्क्स के आगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ से ये एक्स एक्सिस जो है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन जहाँ तक इसको टच ना कर पाए, ठीक है, यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसके चारों मार्क्स को एक बार ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिंदी के मार्क्स ये हो गए,
ये इसके इंग्लिश के मार्क्स, ये इसके मैथ्स के मार्क्स और ये इसके साइंस के मार्क्स, ठीक है। तो हमने इनको एक बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है, अगर ये आउट ऑफ 70 होते या आउट ऑफ 60 होते, मान लीजिए कि ये आउट ऑफ 60 मार्क्स हैं, ठीक है। अब इसके हिंदी में कितने मार्क्स हैं? 55, इंग्लिश में कितने हैं? 45, मैथ्स में कितने हैं? 39 और साइंस में कितने हैं? 50, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिवीज़न तो कर नहीं सकते। यहाँ पर हमने कितने डिवीज़न किए थे? ऊपर वाले में 10 डिवीज़न किए थे, लेकिन यहाँ पर हम 60 डिवीज़न तो कर नहीं सकते। इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? स्केल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 से 10 ना लिख के सीधे 0 से 10 लिखेंगे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ठीक है। क्योंकि अब हमें पता है 0 से 10 तक कितने प्रॉपर डिवीज़न होंगे? 10, ठीक है। जैसे 1, जैसे हमारा स्केल में mm और सेंटीमीटर के बीच होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस तरीके से 0 से 10 होगा, फिर 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40, इस तरीके से हम एक स्केल मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे हिंदी में इसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? 55, ठीक है। तो 55 की वैल्यू कहीं ना कहीं 50 और 60 के बीच होगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसके मिडिल पार्ट में यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका हिंदी का सब्जेक्ट है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, वहाँ तक हम एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे या एक बार ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इसके हिंदी के मार्क्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसके मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं? 45, तो 45 कहाँ होगा? इस 40 और इस 50 के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है? 45। यहाँ से फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से एक इंग्लिश सब्जेक्ट से क्या कर लेंगे? ऊपर की तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ तक ये हम बार ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बार इसके क्या दिखाती है? इंग्लिश के मार्क्स को, ठीक है। फिर इसके मैथ के मार्क्स कितने हैं? 39। तो 39 कहाँ आएगा? 30 और 40 के बीच में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, 40 से थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो ये क्या दिखाएगा? इसके मैथ के मार्क्स को, ठीक है। और फिर इसके लास्ट मार्क्स कितने हैं? साइंस में कितने हैं? 50, ठीक है। तो 50 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और ये इसका साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर हम यहाँ से एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इसके साइंस के मार्क्स को दिखाएगा, ठीक है। जहाँ पर मार्क्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम एक स्केल ले लेते हैं, ठीक है। स्केल का मतलब है आप 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 mm ले सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों, अब हमारा सेकंड मेथड है डबल बार ग्राफ मेथड, ठीक है। डबल बार ग्राफ मेथड में हम देखेंगे कि किसी बच्चे ने अपनी क्लास में हिंदी में आउट ऑफ 10 में से 6 मार्क्स ऑब्टेन किए, इंग्लिश में 9, मैथ्स में 6 और साइंस में 7। तो पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस ग्राफ पे, ठीक है। तो हिंदी में कितने ऑब्टेन किए इसने? 6। तो 6 मार्क्स पे हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और फिर हिंदी का सब्जेक्ट में किया है, ठीक है, तो वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी में इसके कितने मार्क्स हैं? 6। तो हमने 6 तक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंग्लिश में इसके कितने मार्क्स आए हैं? 9, ठीक है। तो फिर से हम 9 पे क्या कर लेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड लाइन क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। और फिर यहाँ इंग्लिश के सब्जेक्ट से हम क्या कर लेंगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या शो करता है? इसके इंग्लिश के मार्क्स को, ठीक है। मैथ्स में उसने कितने ऑब्टेन किए? 6 मार्क्स, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कहाँ तक? जहाँ तक ये इसको इंटरसेक्ट ना कर ले, ठीक है, यहाँ तक। ये इसके फिर से मैथ के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर इसने साइंस में कितने ऑब्टेन किया आउट ऑफ 10? 7, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर एक 7 से क्या कर लेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये, और फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस लाइन तक, ठीक है। तो ये क्या शो करता है? इसके साइंस के मार्क्स को,
ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके फिर से क्या हुए, यूनिट टेस्ट, ठीक है। यूनिट टेस्ट हुए, सब्जेक्ट सेम थे, ठीक है। तो फिर देखो इसने हिंदी में कितने ऑब्टेन किए, 9। तो हमें इसके लिए कोई दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको, क्योंकि इसके सब्जेक्ट सेम है, नंबर डिफरेंट थे, ठीक है। तो हम नंबर डिफरेंट हैं लेकिन सब्जेक्ट सेम है, तो उसकी वजह से इसको यहीं पे इसी ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हिंदी में इसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 9, ठीक है। तो हिंदी का सब्जेक्ट ये है, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इसके इतने थे, कितने थे, 6, ठीक है। और सेकंड यूनिट टेस्ट में इसने कितने ऑब्टेन किए, 9 मार्क्स। तो हम इसी के जस्ट बगल में क्या कर लेंगे, एक फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इसने इस टाइम कितने ड्रॉ किए, इतने ऑब्टेन किए, 9 मार्क्स, ठीक है। इसने इस टाइम पे कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 9, ठीक है। तो हम फिर से 9 से एक लाइन इधर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और हिंदी से यहाँ से एक लाइन यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो 9 और यहाँ तक, तो ये इसके फर्स्ट यूनिट के टेस्ट को शो करता है हिंदी में मार्क्स को, और ये इसके सेकंड यूनिट के टेस्ट को शो करता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में इसके पहले यूनिट टेस्ट में 9 मार्क्स थे और अब इसके 8 मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 से क्या करेंगे, फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये किसका कॉलम है, इसका इंग्लिश वाला कॉलम है। तो यहाँ पर 8 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पर एक लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक नीचे तक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये इसके सेकंड यूनिट टेस्ट के इंग्लिश मार्क्स को शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से ये मैथ्स में इसके सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए, 9 मार्क्स, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, मैथ्स का सब्जेक्ट ये है, कितने आए हैं मार्क्स, 9 मार्क्स आए हैं। तो 9 मार्क्स से फिर हम क्या कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये इसके मैथ्स का कॉलम है, यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे ये 9 वाली लाइन, ठीक है। और फिर यहाँ से एक लाइन ऊपर तक लेके जाएंगे, और फिर यहाँ से एक बार नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या शो करेगा, इसके मैथ्स के मार्क्स को इन सेकंड यूनिट टेस्ट, ठीक है। अब इसके साइंस में कितने मार्क्स आए सेकंड यूनिट टेस्ट में, 8, ठीक है। तो फिर हम 8 से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके इस वाले साइंस सब्जेक्ट से एक वर्टिकल लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे जहाँ तक ये इसको इंटरसेक्ट करे, ठीक है। और फिर ये एक बार बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, ये हिंदी के फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसके फर्स्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट के इंग्लिश के मार्क्स को शो करेगा, ठीक है। ये इसके फर्स्ट सेकंड यूनिट टेस्ट के मैथ्स के मार्क्स को शो करेगा, और ये इसके फर्स्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट के साइंस के मार्क्स को शो करेगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स थे इसके, 6, और सेकंड यूनिट टेस्ट में इसके मार्क्स थे कितने, 9, ठीक है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इसके मार्क्स थे 9 और सेकंड में 8। थर्ड सब्जेक्ट तो था मैथ, इसमें फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इसके मार्क्स थे 6 और सेकंड यूनिट टेस्ट में इसके मार्क्स थे 9। फिर साइंस में इसके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स थे, 7, और सेकंड यूनिट टेस्ट में इसके मार्क्स थे कितने, 8, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की सिमिलरिटी होने की वजह से हम यहाँ पर एक ही तरीके के, मतलब इन नंबर्स को सिंगल ग्राफ में न रख के एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो सेम है, ठीक है। तो हम इसीलिए डबल बार ग्राफ का मेथड का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ का सर्टेनली पता ना हो, या फिर हम विश्वास के साथ ना कह सकें कि ये चीज़ होगी ही होगी, ठीक है। जैसे इन एवरीडेज लाइफ वी कैम अक्रॉस स्टेटमेंट सच दैट, हम एवरीडे लाइफ में कुछ स्टेटमेंट से होके गुजरते हैं, या हम कहते हैं जैसे कि प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो। यहाँ पर हम किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबली का। प्रोबेबली का मतलब क्या है, हो सकता है कि बारिश हो भी या ना भी हो, हम यहाँ पर सर्टेन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ प्रोबेबली राइट, हो सकता है कि वह सही हो सकता है कि वो सही ना भी हो, ठीक है। या थर्ड, आवर टीम हैज़ गुड चांस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप, हमारी टीम के अच्छे चांसेस हैं वर्ल्ड कप को जीतने के, ठीक है। हो सकता है कि ना भी जीते, लेकिन हम यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं कि हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जैसे कि प्रोबेबली, चांस, ऐसे वर्ड्स क्या है, सेम सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता। जब हमें कोई चीज़ निश्चित ना हो
कि ये हो सकती है या ना नहीं हो सकती, तो ऐसी सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों इसका एक एग्जाम्पल है, जब हम एक कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कॉइन एक साइड उसका क्या होता है, टेल होता है, और एक साइड उसका हेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या फिर टोटल, सबसे पहले हम देखते हैं टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो जब हम इस कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, या हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम इस कॉइन को एक बार टॉस करेंगे। ठीक है, अब देखिए हेड कितनी बार, एक बार टॉस करने पे या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, इस कॉइन को एक ही बार क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे इसका। ठीक है, एक बार इसको टॉस करेंगे, फिर हम इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे। तो एक बार टॉस करने पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगा, नंबर ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स का मतलब होता है कि जब हम इस कॉइन को क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो या तो फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो 2 आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हेड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो एक बार टॉस करने पे या तो एक बार हेड ही आएगा या तो फिर टेल आएगा। हमें क्या चाहिए, हेड। तो हेड कितने नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो इस तरीके से हम हेड की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको टॉस करें और टेल आने की प्रोबेबिलिटी चेक करें, एक बार, केवल एक बार टॉस करने पे, तो टेल, अगर एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी को हम चेक करें तो वो भी क्या आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक है, तो 1/2, तो ये क्या हो गया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक लूडो का डाइस है। ठीक है, लूडो का डाइस जो है उसमें क्या रहता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं उसको एक बार रोल करूं, ठीक है, तो इन 6 के 6 नंबरों में से कोई एक नंबर आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ पर टॉस, कॉइन को क्या किया था, टॉस किया था, तो या तो हेड आ सकता था या फिर टेल आ सकता था। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने थे, 2। ऐसे ही यहाँ पर जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो वहाँ पर 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई इवन नंबर आए। ठीक है, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 2, 4 और 6। ठीक है, तो इसमें कितने इवन नंबर हैं, 6, 3, 2, 4 और 6, 3 इवन नंबर हैं। तो हम फिर से क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स, इवन नंबर्स क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 6। ठीक है, तो 6, तो इसको हम इससे काट देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑड नंबर्स की, ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ऑड नंबर्स की। ठीक है, तो ऑड नंबर्स कौन से हैं इसमें, 1, 3 और 5, तो ये भी कितने हैं, 3। तो फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए
ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी बताओ मोर देन 6, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि हमें एक ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो मोर देन 6 हो, ठीक है, मोर देन 6 है, ठीक है। तो हमें एक ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि मोर देन 6 आए, ठीक है। तो 6 से बड़ा नंबर कोई आ सकता है डाइस में? नहीं आ सकता। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो अगर हम 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 0। तो हमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आती है, ठीक है। या तो वो 0 हो सकती है या तो वो 1 हो सकती है या फिर इसके बीच का कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। ना तो कभी 1 से ज़्यादा होगी और ना ही वो कभी नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर ये समझना है कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं और टोटल आउटकम्स क्या होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो हम चाहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हेड चाहते हैं, ठीक है, तो एक बार कॉइन को टॉस करने पर क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हेड, ठीक है। तो हम फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा? 1। तो हेड एक ही बार आ सकता है तो ये 1 हो गया। यहाँ पर टेल एक बार आ सकता है तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम एक इवन नंबर को लाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? हमें देखने पड़ेंगे कि सबसे पहले इस नंबर में, इस पूरे नंबर में इवन नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। 3 नंबर्स हैं जो कि क्या हैं? इवन है। तो 3/6। ऑड नंबर लिखने हो तो 3/6। ये क्या है? टोटल आउटकम्स। आउटकम कितने हैं टोटल? 6। और ये क्या है? हमारे फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। ये भी फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या है? टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये क्या है? फेवरेबल और ये क्या है? टोटल। मोर देन 6 का मतलब क्या है कि 6 से कोई ज़्यादा नंबर आ सकता है? तो नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो यही होती है हमारी प्रोबेबिलिटी।